अजीज दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे दाढ़ी की सफाई पे। तो अजीज दोस्तों, मौलवी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौलवी बनना आसान काम नहीं है। मौलवी बनने के लिए पहले इंसानियत छोड़नी पड़ती है, इंसान बनना छोड़ना पड़ता है। अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए वो भी 30 साल आधी ज़िंदगी गुजार दी इसमें। अब इंसानियत कहाँ से छोड़ सकते हैं? तो इसलिए फिर फैसला किया कि मौलवी ना बने तो अच्छा है। मौलवी बनने का मतलब है कुत्ता बन जाए आदमी। अब आप कहोगे कुत्ता तो वफादार जानवर होता है, आप कुत्ते से वो क्यों कर रहे हैं? तो मैं आवारा कुत्ते की बात कर रहा हूँ, जो सड़क पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। आवारा कुत्ते का काम होता है हर चलते फिरते आदमी पे भौंकना, किसी किसी को काट भी लेना। यही मौलवी करते हैं। अब आप कहोगे कोई अच्छा मौलवी भी होगा, तो मुझे तो 60 साल की उम्र तक कोई अच्छा मौलवी मिला नहीं। और कुत्ते जो आवारा होते हैं वो भी सारे तो नहीं भौंकते काटते, कुछ तो बेचारे चुपचाप पड़े रहते हैं। तो ये है मौलवी बनने की कहानी, शेफ करने की कहानी। मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेजेस आ रहे थे। आज भी सतीश भाई का मैसेज आया कि आरिफ भाई दाढ़ी के बगैर अच्छे लगते हो, क्यों बढ़ा रहे हो, प्लीज़ इसको ख़त्म करो। ऐसे कई दोस्तों के मैसेज आए थे। कोई कहता था परेशान लग रहे हो, कोई कहता था। तो भाई, आपकी खुशी मेरी खुशी। थैंक यू। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में फिर अटैक शुरू हो चुके हैं और 6 इनके अपने मुताबिक पहले 6 की प्रेस रिलीज आई, फिर आई कि 3 ऑफिसर्स और 5 जवान मारे गए, यानी 8। और इस तरह तादाद बढ़ती जा रही है। ये 16 मार्च को सुबह सवेरे ये कह रहे हैं कि 6 टेररिस्ट पूरे बम से भरी गाड़ी लेके सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जनरल एरिया है मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आए। पहले उन्होंने फायरिंग की और इसके बाद सिक्योरिटी पोस्ट से इन्होंने अपना बारूद से भरा ट्रक टकरा दिया और वहाँ पे 5 धरती के जवान शहीद हो गए। ये ISPR की मैं आपको प्रेस रिलीज सुना रहा हूँ। शोहदा के नाम हैं हवालदार साबिर, नेक खुर्शीद वगैरह वगैरह। इन कुत्ते के बच्चों का नाम क्या लेना। बहरहाल ये आए और फिर ये दावा कर रहे हैं कि हमने इन 6 के 6 टेररिस्ट को मार दिया। अब देखें, ट्रक जिसने टकराया होगा वो तो खुद ही मर गया होगा, बाकी मरने ही आए थे भाई। वो उन्होंने उस वक्त तक नहीं जाना था जब तक मर नहीं जाते, तब तक उनका कोई काम खत्म नहीं हो रहा था। उन्होंने अटैक किया, आपके बेशुमार मार दिया। 8 आप खुद कह रहे हो, पता नहीं 15-20 कितने मरे हैं। और ये जनाजा इनका उठाया जा रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जरदारी साहब की आंखें बाहर निकल आई हैं, क्योंकि वज़न इनसे उठाया नहीं जा रहा। ये माल बनाने आए हैं, ऐसे काम इनसे क्यों करा रहे हैं? बेचारे वैसे ही कब्र में पाँव लटका के बैठे हुए हैं। ऐसे अभी इनको बहुत जनाजे उठाने हैं। इन्होंने जो ये बीज बोया है ना टेररिज्म का, आतंक का, ये इनको खा जाएगा। इन्होंने ये जो ज़मीनें कब्ज़ा की हुई है ना, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान, तो पंजाब को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अजीज़ दोस्तों, ये अमेरिकन डिकी सेंटर है, इसके प्रोफेसर आपके सामने ये रख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी इनकी एजेंट है, इनको पैसा फेंकते हैं और ये हमारे लिए काम करते हैं। Pakistan has a state within a state. The Army and its intelligence service, the Inter-Services Intelligence Directorate, better known as the ISI, is a state within a state, wholly unaccountable to the civilian government. The ISI routinely murders journalists who cross its line. Everyone knows they do it, and they are never held accountable for it. The Pakistani state within a state runs a network of terrorist organizations across the subcontinent, carries out all kinds of covert operations, and runs the critical portfolios of Pakistan's. अजीज़ दोस्तों, आगे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये मेरी एक बहन है, न्यूयॉर्क में रहती हैं, पूर्णिमा नाथ। ये सनातनी बहन है हमारी और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं और उनके
इसी काम की वजह से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ कांटेक्ट में हूँ। मैंने इनको एक दो बार इंटरव्यू भी दिया है और कई प्रोग्रामों में भी हम साथ थे। मुझे इनके माइंडसेट से, इनकी बातचीत से, इनके काम करने के तरीके से बहुत खुशी होती है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं। सनातनी ज़रूर हैं, लेकिन ये सबके लिए बराबर दुनिया देखना चाहती हैं। ये अब यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेरी आप सबसे विनती है, ख़ास तौर पे जो उस रीजन में रहते हैं, कि इनको वोट दे के आगे बढ़ाएं। ये एक मजबूत आवाज़ है, सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं, सबके लिए। और जो अमेरिका में रहते हैं ख़ास तौर पे इनको प्रमोट करें ताकि हमारी एक आवाज़ अमेरिका के ऐवानों में पहुँचे। अजीज दोस्तों, ये 15 सेकंड देखिए ज़रा। उनका इशू क्या है? अरे भाई, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम भारत के सिटीजनशिप ले लो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी ऑफर कर दो पाकिस्तान की सिटीजनशिप। वो बात अलग है कि वहां पे कुत्ता नहीं जाना चाहता पाकिस्तान, डरते हैं। कुत्ते को भी लगता है पता नहीं पाकिस्तानी मुझे काट लेंगे। ये मेरे प्रिय मित्र मेजर गौरव आर्या साहब हैं। इनको मैंने रिक्वेस्ट की है इंटरव्यू के लिए। उन्होंने कल का टाइम दिया है। अगर कल इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाता है, यानी आज मंडे आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है तो मंगल को मैं आपके सामने ये इंटरव्यू रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, तालिबान ने अब ईरान से उनकी पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त ले ली है। तालिबान अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है और उनको अपनी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करना था। ये टोटल पाकिस्तान पे डिपेंडेंट थे और अब इन्होंने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि इनकी चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स पे आगे बढ़ सकें। और इसके लिए उन्होंने $35 मिलियन इन्वेस्ट करने की भी बात की है। और इस तरह तालिबान अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाह रहे हैं ताकि नए ट्रेड रूट्स, नए एवेन्यूज़ ओपन किए जा सकें। पाकिस्तान कराची की पोर्ट तालिबान को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता था, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता था और अफ़गान ट्रेड के लिए जो सामान कराची पोर्ट आता था, तो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे आने वाले सामान और जाने वाले सामान पे अक्सर लूट मार की जाती थी, नाजायज़ किया जाता था और कभी कभी कई दिन के लिए पोर्ट बंद की जाती थी। पाकिस्तान एक ब्लैकमेलर कंट्री है, वो ब्लैकमेल करता रहता था अफ़गानियों को, तो उन्होंने अब इसका अल्टरनेट ढूंढा है। अजीज़ दोस्तों, सेनेट के इलेक्शन तैयारी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन के लिए जिनके नाम आर्मी ने डाले हैं, देखें, सरकार बेशक पीपल्स पार्टी की है, नवाज शरीफ की पार्टी की है, लेकिन डिसाइड आर्मी करती है। होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी को दिया गया है। ये एक मीडिया हाउस का मालिक है। आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले, केयरटेकर गवर्नमेंट आने से पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, मतलब कभी इसका नाम नहीं सुना था। हमने भी ये पता था कि एक मोहसिन नकवी एक मीडिया हाउस का मालिक है। केयरटेकर सेटअप में इसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाया गया और फिर एंड पे अभी ये चीफ मिनिस्टर था तो इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और अब नई सरकार आई है, इसमें इसको होम मिनिस्ट्री दी है। यानी नवाज शरीफ की पार्टी को होम अफेयर्स में कोई बोलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये आर्मी का बंदा मोहसिन नकवी। अब इसको सेनेट में भी आर्मी नॉमिनेट कर रही है। ये नून लीग का नहीं है, फिर भी अब नून लीग वाले इसको इलेक्ट कराएंगे। दूसरा जो बंदा है वो केयरटेकर सेटअप का प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ भी सेनेट के लिए इलेक्शन में नाम डलवा रहा है। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता कि केयरटेकर सेटअप के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह अगली आने वाली सरकार का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ पे मज़े से सब चीज़ें हो रही हैं। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी को लगाया है, जो कि होम मिनिस्टर था केयरटेकर सेटअप में। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, उसको होम मिनिस्टर लगा दिया है। ये अनवरुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर था, अब ये सेनेट में आएगा और इसको
कोई ना कोई पोजीशन दी जाएगी। इसके अलावा फैसल वावड़ा जो कि शुरू से एक आर्मी का बंदा रहा है और इमरान खान की सरकार में था सही, लेकिन इमरान खान की सरकार जैसे ही टूटी तो ये छलांग मार के निकल गया और पीटीआई के बारे में और इमरान खान के बारे में इसने काफ़ी पोलें खोली। बेसिकली ये आर्मी का बंदा है। इसकी माँ के दूसरे शौहर फौज से हैं जहाँ तक मैंने सुना है, और इनका फौज से पुराना रिश्ता है इनका और इनकी माँ का, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है नवाज शरीफ की पार्टी ने, शहबाज शरीफ सरकार ने, वो औरंगज़ेब साहब हैं। औरंगज़ेब साहब IMF के बंदे हैं और IMF ने के कहने पे फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दी गई है, तो ज़ाहिर है उनको भी फिर सेनेटर बनाना है, क्योंकि एक मिनिस्टर होने के लिए सेनेटर होना ज़रूरी है या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो मोहसिन नकवी को होम मिनिस्टर बनाया है, औरंगज़ेब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। इन दोनों को अब सेनेट में लाया जाएगा ताकि ये मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकें। और ये 2 मिनिस्ट्रियाँ जो की मिनिस्ट्रियाँ हैं, 4 टॉप की मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसमें डिफेंस, फॉरेन, होम और फाइनेंस, उसमें से 2 तो नवाज शरीफ की पार्टी को नहीं दी गई। एक दोनों पे आर्मी ने लगाया है। आर्मी ने एक तरफ अपना खास बंदा मोहसिन नकवी लगाया है तो दूसरी तरफ IMF के कहने पे औरंगज़ेब को लगाया है। तो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान इज़ रनिंग इट्स अफेयर्स। अजीज़ दोस्तों, आते हैं आसिफ अली जरदारी की तरफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से जो मेरी सैलरी है वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। ये वो आदमी कह रहा है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का करप्ट तरीन रूलर रहा है। बेनज़ीर भुट्टो जब 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो इसको मिस्टर 10% का अवार्ड मिला था। ये उस वक्त कोई सरकारी पोजीशन पे नहीं था, लेकिन हर डील में ये 10% रखता था। उस वक्त सिंध में ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद से बड़े बड़े बिजनेसमैनों की किडनैपिंग फॉर रैंसम होती थी, और जब उसके फैमिली वाले जो किडनैप होता था उसके फैमिली वाले उसको छुड़ाने के लिए कहीं जाते थे तो वो आसिफ जरदारी का नाम आता था। ये आसिफ जरदारी से मिलते थे तो कहते थे, साईं वो कच्चे के डाकू हैं, डाकुओं से आप क्या पंगा लोगे, आपका बंदा ज़ाया हो जाएगा, आप पैसे दें, मैं गारंटी देता हूं कि वो बंदा छोड़ देंगे, आप फिक्र नहीं करें, हमें ये डर होता है कि आप पैसे देंगे और वो बंदा भी मार देंगे और पैसे भी रख लेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं आपका बंदा छुड़वा के लाऊंगा, लेकिन पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। एक अन्नड़ करके एक आदमी था जो बाहर से आया था विदेश से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के, ज़ियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है तो अब मैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो उसको भी अगवा किया गया और इसके पाँव पे बम बांध के रिमोट कंट्रोल हाथ में रख के इसको बैंक में भेजा कि अपने सारे पैसे निकाल के लाओ। ये आसिफ जरदारी है। फिर बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा टेन्योर आया 1993 का, उस वक्त ये मिनिस्टर भी बना था शायद प्राइवेटाइजेशन का, और ये उस वक्त मिस्टर 90% बन गया था। और उस वक्त जब ये करप्शन के इल्ज़ाम में फिर मुशर्रफ ने इसको, पहले जरदारी ने, नवाज शरीफ ने पकड़ा जरदारी को, जेल में डाला, फिर मुशर्रफ ने कंटिन्यू किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ से 2006 में जो NRO साइन किया और उसमें नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस आया जिसमें सबको माफ़ी दी गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को, इसमें जरदारी को छोड़ा गया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो से मुशर्रफ की ये डील हुई थी कि ये आदमी मुझे पाकिस्तान में नहीं चाहिए, तुम आ सकती हो, ये नहीं आ सकता। तो फिर उस डील के तहत ये दुबई चला गया था, लेकिन अब उसने सोचा कि मैं तो कोई काम का नहीं रहा, सारे मज़े तो बेनज़ीर भुट्टो को मिलेंगे, तो उसने फिर जो इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी बीवी बेनज़ीर भुट्टो को मरवा दिया, और जैसे ही वो मरती है 2 घंटे में दुबई से ये प्राइवेट जेट लेके कराची उतरा, और तब से इसने मामलात ऐसे टेक ओवर किए और आर्मी के पाँव में ऐसा बैठा कि पहले ये प्रेसिडेंट बना और ये मुख्तलिफ चीज़ें करता रहा। उस वक्त ये इंग्लैंड आया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून से जब ये मिलने गया तो इंग्लैंड के अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई कि जरदारी से हाथ मिलाने के बाद कैमरून अपनी उंगलियां गिन लें कि पूरी हैं कि नहीं हैं।
ये पाकिस्तान का मिस्टर 10% है। ये हेडलाइन होती थी अखबार की। एक अखबार ने लिखा था कि जरदारी जब मिलने जाए कैमरून से तो कैमरून और उसकी कैबिनेट के लोगों को अपने जेब की हिफाजत कर लेनी चाहिए, कहीं उनके बटुए गायब ना हो जाएं। ये रेपुटेशन है जरदारी की जो कि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज आर्मी उसको फिर प्रेसिडेंट बना के लाई है और ये कहता है कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा। ये है इस चोर की औकात। अजीज दोस्तों, सिंध कैबिनेट की जो नई जो मिनिस्ट्रियां कैबिनेट बनाई गई और जो इसमें मिनिस्ट्रियां हैं उसमें सिर्फ एक फीमेल है, वो भी आसिफ जरदारी की बहन अजरा पुचुहू। ये एक इकलौती मिनिस्ट्री है जो कि आसिफ जरदारी की बहन को दी गई, बाकी कोई फीमेल नहीं है। अजीज दोस्तों, वैसे ही सिंध में मुराद अली शाह आसिफ जरदारी का वफादार तरीन कुत्ता है। जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था तो आसिफ जरदारी का जो फंटर था, फंटर मेरा ख्याल है कहते हैं उसको, जो आपका दलाल होता है जो आगे डील करता है और सारे पैसे रिसीव करता है, सारी करप्शन के पैसे जो रिसीव करता था, वो शर्जील मेमन था। उस वक्त भी मिनिस्टर था, बाद में इसको करप्शन में गिरफ्तार किया गया तो ये जेल हॉस्पिटल चला गया, मैं तो बीमार हूँ ये वो, फिर इलाज के बहाने भाग गया और पूरा पीरियड बाहर रहा, और जब वापस सरकार आई इनकी तो आ गया और अब वापस ये मिनिस्टर है। तो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर, शर्जील मेमन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये जरदारी की राइट एंड लेफ्ट जेब के हिस्से हैं। फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी की बड़ी बहन है, ये पहले भी अदी के नाम से मशहूर थी। हिंदी में दीदी कहते हैं ना, तो सिंधी में अदी कहते हैं बड़ी बहन को, तो ये सब इसको अदी कहते थे। और मुराद अली शाह को बारे में मशहूर था कि ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर फरियाल तालपुर से इजाज़त लेके हर काम करता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त डिफेक्टो मिनिस्टर आसिफ जरदारी की बहन है, इसकी दूसरी बहन अजरा पिचुहू भी मिनिस्टर है, इसके जो दलाल हैं मुराद अली शाह और शर्जील मेमन भी आगे आगे हैं, और मुराद अली शाह के बहनोई को चीफ सेक्रेटरी सिंध लगा दिया है। तो इस बार सिंध को तो मज़े से लूटने का जो इनका प्लान है ना, वो ज़बरदस्त है। और अब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद इन्होंने अपनी जो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ी है, इसमें पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी आसिफा जरदारी ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। वो अपने बाप की छोड़ी हुई सीट पे इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में जाएंगी। तो बेटा भी पार्लियामेंट में, बेटी भी पार्लियामेंट में, बहनें मिनिस्टर, खुद प्रेसिडेंट, किस तरह का निज़ाम है। और आप देख लें कि सिंध को लूटने के लिए कितने ख़तरनाक जोंक की तरह चिपके हुए लोग लगा दिए गए हैं सिंध का खून चूसने के लिए। अजीज़ दोस्तों, सिंध पुलिस डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के अंडर में है राइट फ्रॉम 2007। 18 साल से ये सिंध पुलिस इनके कंट्रोल में। सारे डाकू भर्ती किए गए हैं। सिंध पुलिस की 50,000 लोगों की फोर्स है, लेकिन 342 कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। क्योंकि कंट्रोल में क्यों आएंगे जब वो डायरेक्ट जरदारी और उसके हवारी जागीरदारों के इशारे पे काम करते हैं, लूट मार करते हैं। और अब जो सिंध पुलिस के लोग भी हैं वो भी डाकू हैं सारे। मतलब कराची में डकैतियों में कई पुलिस के ग्रुप्स के नाम आए हैं। और अभी एक इंक्वायरी हुई, 118 मिलियन रुपए की डकैती हुई थी। उसके लिए जब इंक्वायरी बिठाई गई तो पता चला कि एक थाने का एसएचओ उस डाकुओं की टीम का सरदार था, थाने का हाजिर सर्विस एसएचओ। तो इस किस्म का तो सिंध का हाल है। आप सिंध के बारे में क्या रहोगे अजीज दोस्तों? सिंध का हाल ही ख़राब है। और चूंकि सिंध को पाकिस्तान आर्मी और वडेरे जागीरदार मिल के लूट रहे हैं तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये नजम सेठी ने आर्मी के बारे में कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 10 लाख एकड़ ज़मीन फौज को लीज पर दी। इससे पहले फौज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट,
बैंकिंग, शिपिंग, एयरलाइन सेक्टर्स में मौजूद है। अब कमर्शियल फायरिंग में भी, कमर्शियल फार्मिंग में भी फौज मौजूद है। ये दुनिया की पाकिस्तान फौज यूनिक तरीन फौज है जो हर काम कर सकती है सिवाय उसके जिसके लिए इनको हायर किया गया है, जिसके लिए इनको सैलरी दी जाती है, जिसके लिए उनको पाकिस्तान का हाजिर बजट आधे से ज़्यादा ये खा जाते हैं और फिर भी डकार नहीं लेते। और इसके बाद भी काम ये वो कर रहे हैं जो सिविलियंस के करने हैं, और जो उनके काम करने के हैं वो सिविलियन के मासूम बच्चों को टेररिस्ट बना के आगे भेजते हैं ताकि टेररिज्म के ज़रिए वो डिस्टेबलाइज कर सकें नेबरिंग कंट्रीज़ को। मदरसे के मासूम बच्चों को एक्सप्लॉइट करके उनकी ग्रूमिंग करके उनको आगे टेररिस्ट बना के भेजा जाता है। ये पाकिस्तान आर्मी कर रही है। इनकी अपनी जो ड्यूटी है वो कर नहीं रहे और जो इनके ना करने के काम हैं वो कर रहे हैं ये। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में पार्लियामेंट के हवाले से एक चीज़ आपको बताऊं कि इस पार्लियामेंट में बेचारे गरीब लोग गए हैं, उनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो अपना खाना भी खरीद सकें। इसलिए पार्लियामेंट ने स्पेशल कैंटीन के जो रेट रखे हैं वो ये हैं। अदनान को यकीन नहीं आ रहा, मैं भी अदनान को बता रहा था। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, बेहतरीन, लजीज, मियारी, साफ सुथरा खाना इतनी कम कीमत पर कि आपको यकीन नहीं आएगा। चाय 1 रुपया और रोटी 1 रुपए की, सब्जी 4 रुपया, दाल 1.5 रुपए प्लेट, बिरयानी सिर्फ 8 रुपए की प्लेट, चिकन 24 रुपए 50 पैसे की, मछली 13 रुपए की, गोश्त 21 रुपए का। वाह! पता है कहां मिलती है? क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है जहां गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए इतना सस्ता खाना है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये जगह पाकिस्तान की कौमी असेंबली की कैंटीन है, जहां पाकिस्तान के गरीब नुमाइंदे जो मुंतखब होकर असेंबली में जाते हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अमीर अवाम के ऊपर टैक्स लगाकर उस टैक्स के पैसे से 1 रुपए में रोटी, 8 रुपए के अंदर बिरयानी दी जाती है। और ये हकीकत है, और उसमें भी जिसकी मर्जी पैसा दे ना दे। तो अब एक काम करें, आप चाहते ना खाना इतना सस्ता आपको मिले तो सिर्फ एक काम करें, अगले इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन लड़े, जीते, असेंबली में जाए और 1 रुपए की रोटी और 1 रुपए की चाय आपके लिए होगी। शुक्रिया। ये देख, शॉकिंग है। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिशियन आर्मी की सरपरस्ती में खूब लूटमार कर रहे हैं। पाकिस्तान को 10 IMF के प्रोग्राम मिल जाएं, ये 24वां प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है। 23 प्रोग्राम के बाद ये हाल है, तो आप क्या समझते हैं 24वें प्रोग्राम से कुछ बेहतरी आएगी? पाकिस्तान में कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। अमेरिका ठीक है, उसको लटकाए जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक ये कंट्री बचेगा? इसने टूटना है, इसने ख़त्म होना है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।